Hello and welcome dear students to Easy Technical Education. Today we will read about डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग एसी जनरेटर के बारे में पढ़ चुके हैं। एसी जनरेटर क्या था, आपको पता था कि ऐसा जनरेटर जो एसी आउटपुट प्रोवाइड करे उसे हम एसी जनरेटर कहते थे। यहाँ पर हम डीसी जनरेटर को पढ़ेंगे। डीसी जनरेटर क्या है? तो डीसी जनरेटर यानी कि ऐसा जनरेटर जो डीसी आउटपुट प्रोवाइड करे, यानी कि इट प्रोवाइड डीसी आउटपुट, यह डीसी आउटपुट देता है। तो सिंपल मतलब इतने से काम नहीं बनेगा। आप यहाँ पे लिखेंगे कैसे कि ए जनरेटर व्हिच गिव्स डीसी आउटपुट, दैट जनरेटर इज नोन एज डीसी जनरेटर। अब इसके बाद रही बात कि इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, कैसे है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट हैं। तो इसका कंस्ट्रक्शन एकदम सेम है जैसे आप लोग एसी जनरेटर का पढ़े थे। तो एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में सिर्फ एक ही अंतर है, यहाँ पर आप स्प्लिट रिंग का यूज करेंगे। किसका? स्प्लिट रिंग का। बाकी और वहाँ पर आप स्प्लिट रिंग का यूज नहीं करते थे, वहाँ पे आप स्लिप रिंग का यूज करते थे। किसका? स्लिप रिंग। दो स्लिप रिंग वहाँ पे यूज होती थी। यहाँ पर हम स्प्लिट रिंग का यूज करेंगे। बाकी सारा कंस्ट्रक्शन सेम है। जैसे वहाँ पे स्टेटर्स मैग्नेटिक फील्ड होती थी, तो यहाँ भी स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड है। और ये आर्मेचर है। और यहाँ पर देखिए स्प्लिट रिंग कनेक्टेड है आर्मेचर के दोनों आर्म से। और इस स्प्लिट रिंग से ब्रश, कार्बन ब्रशेस अटैच हैं। अटैच का मतलब है, ब्रश का मतलब होता है कि ये सिर्फ इसके कांटेक्ट में रहता है। इसका मतलब है नहीं कि ये फिक्स पे रहता है, फिक्स नहीं होता, ये सिर्फ कांटेक्ट में रहता है। तो इस तरह से आप दोनों ब्रशेस से होते हुए हम एक गैल्वेनोमीटर जोड़ देते हैं। अब जब हमारा गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन करेगा तो इसका मतलब ये करंट दे रही है, मीन आउटपुट हमें मिल रहा है। अगर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं देता तो करंट हमें नहीं मिल रही है। तो सिंपल सा जैसे आप उसमें देखे थे सारी वर्किंग वैसे ही है। तो यहाँ पर आपको पता है कि ये आप देखिए, ये जो आपके स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड है इसके बीच में हमने आर्मेचर लगा रखा है। तो ये जो आर्मेचर है, हम इस आर्मेचर को दो ब्रश के सहारे कनेक्ट किए हुए हैं। अब हम करेंगे क्या कि जैसे वहाँ पे हम आर्मेचर को रोटेट करते थे, तो यहाँ भी हमें आर्मेचर को रोटेट करना है। तो आर्मेचर को रोटेट करने के लिए हम किसी इंजन का यूज कर सकते हैं या हाथ से ही इसे हम रोटेट कर लें एक शाफ्ट के सहारे। आप कैसे भी करके इस आर्मेचर को आपको मूव कराना है। अब आप सपोज कर लीजिए कि आप जो है क्लॉकवाइज से मूव कराना चाहते हैं। जब क्लॉकवाइज मूव कराना चाहते हैं तो ये क्या होगा कि आप देखोगे ये जो लेफ़्ट आर्म है, लेफ़्ट आर्म ऑफ आर्मेचर है, आर्मेचर की बाईं भुजा जो है ये ऊपर की तरफ आएगी। किधर आएगी? ऊपर की तरफ आएगी। और ये जो दाहिनी भुजा है ये नीचे की तरफ जाएगी। ठीक। अब ये जो लेफ़्ट आर्म है ये जब ऊपर की तरफ आएगी तो इसका मतलब क्या है कि इस पर फोर्स भी ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक। तो जब फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा तो आप लोग राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग पढ़े हो कि जो थंब की डायरेक्शन होती है ये फोर्स की डायरेक्शन होगी। मेन फोर्स थंब की डायरेक्शन में लगेगा। और जो फोर फिंगर होगी, जो फोर फिंगर मतलब कुछ इस तरह से देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा, ये जो थंब है ये फोर्स की डायरेक्शन में होगा। ये जो फोर फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है। और ये जो मिडिल फिंगर है, ये मिडिल फिंगर है, ये आपको करंट की डायरेक्शन शो करेगी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आप देखोगे तो आउट फ्रॉम कह सकते हैं पेपर है।
ये जहाँ पर आप फिगर बनाए हो ये आउट डायरेक्शन में बाहर की ओर है, तो इस तरह से अब होगा तो फोर्स आपका किधर लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। जब फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है तो करंट देखिए किधर से मूव करेगी, यानी करंट की डायरेक्शन फिर किधर होगी आप देखेंगे तो आपको करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे दिखेगी, जैसे कि इसमें मैंने आपको दिखाया हुआ है कि करंट की डायरेक्शन किधर जा रही, इन कर रही है। वो भी कैसे, ये लेफ़्ट आर्म की तरफ से करंट की डायरेक्शन लेफ़्ट आर्म की तरफ से इंटर कर रही है, तो ये हमारी इंटरिंग करंट हो गई। और अब सेकेंड आर्म से क्या हो रहा है, करंट बाहर की तरफ आ रही है, यानी कि जो सेकेंड आर्म है, जो राइट साइड की आर्म है, फिगर फर्स्ट में देखिएगा, ये जो राइट साइड की आर्म है ये अब नीचे की तरफ जा रही है, मतलब इधर से करंट वापस आ रहा है। अब ये जो करंट आ रहा है और जा रहा है ये किससे कनेक्टेड है, ये स्प्लिट रिंग से कनेक्टेड है। आप लोगों को स्प्लिट रिंग के बारे में पहले ही बता चुका हूँ, इसे कम्यूटेटर भी कहते हैं। ये स्प्लिट रिंग होती क्या है कि ये जो है आप कह लीजिए हाफ, एक मतलब दो अपोजिट डी, आप डी बना दो, डी बना देंगे दो अपोजिट, दोनों को एक साथ मिला दीजिए, तो यही चीज़ क्या है आपकी स्प्लिट रिंग। इसका काम क्या है कि इससे आप देखोगे तो जो आर्मेचर है आपका, आर्मेचर की जो आर्मेचर जो है आप रोटेट करोगे तो मूव करेगा, जो आर्मेचर मूव करता है तो ये स्प्लिट के सहारे, यानी आपकी जो ये स्प्लिट रिंग है ये भी मूव करती है। जब ये मूव करेगी तो होगा क्या कि जो करंट की डायरेक्शन है, यानी कि जिधर से करंट जा रहा है उधर से ही जाएगा और जिधर से आ रहा है उधर से ही आएगा। देखिए जैसे यहाँ पे आप फर्स्ट फिगर में देखे हो करंट इधर से जा रहा है, तो सेकंड फिगर में देखेंगे आप कि करंट इधर से ही फिर जा रहा है, यानी कि लेफ़्ट साइड से फिर से एंटर कर रहा है। मीन करंट की डायरेक्शन कहीं बदल ही नहीं रही है। तो इसकी वर्किंग क्या होगी, वर्किंग यही है कि हम देखिए वर्किंग में हम ग्राफ प्लॉट किए हैं रोटेशन और ईएमएफ के बीच में, मीन वोल्टेज और रोटेशन के बीच में। अब यानी कि हम जैसे जैसे रोटेशन को बढ़ा रहे हैं वैसे देखिए कुछ टाइम तक, यानी कि आप 90 डिग्री तक आप देखोगे आपका वोल्टेज क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है। बट जैसे ही 180 पे आ गए या 0 पे आ गए तो क्या हुआ, आपका वोल्टेज 0 हो गया। अब ये वोल्टेज 0 कैसे हो गया, आप इसे थ्योरेटिकली भी समझ सकते हैं कैसे, क्यों, क्योंकि अगर ये काफ 0 हो जाएगा, बात समझ रहे हैं आप फाई, देखिए कि इंड्यूस ईएमएफ कब इंड्यूस होता है, जब आपकी फ्लक्स कटती है। तो फ्लक्स कब कटेगी, यानी फ्लक्स मैक्सिमम जब कटेगी तो मैक्सिमम करंट इंड्यूस्ड होगा। तो अब मैक्सिमम कब होगी, फ्लक्स की डिफिनेशन के अनुसार, यानी फाई इक्वल टू होता है बी ए कास थीटा। तो जब अगर ये कास थीटा की वैल्यू मतलब बी ए की वैल्यू जब मैक्सिमम मिले तभी तो आप कह सकते हैं फ्लक्स मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम है तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि 90 डिग्री पे ये क्या हो रहा है, आपको मैक्सिमम मिल रहा है ईएमएफ, क्या मैक्सिमम फ्लक्स कट रही है। लेकिन जैसे ही ये फिर आपको इससे 180 डिग्री या 0 डिग्री का एंगल बनाएगी तो क्या होगा, आपकी ईएमएफ यानी कि जो वोल्टेज है वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है कि कुछ कम समझ में आ रही है। वैसे एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ कि इसकी वर्किंग क्या है। वर्किंग में क्या है, आपको सिर्फ इतना ही लिखना है कि हम किसी सॉफ्ट के सहारे या इंजन के सहारे, पेट्रोल इंजन या डीजल के सहारे हम आर्मेचर को रोटेट करते हैं। जब आर्मेचर को हम रोटेट करेंगे तो होगा क्या कि आर्मेचर हमारा क्लॉकवाइज मूव करेगा। जब आर्मेचर क्लॉकवाइज मूव करेगा तो आर्मेचर की लेफ़्ट आर्म ऊपर की तरफ मूव करेगी। जब लेफ़्ट आर्म ऊपर की तरफ मूव कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारी जो लेफ़्ट आर्म है ये ऊपर की तरफ मूव कर रही है, तो ये जो लगने वाला फोर्स है ये भी ऊपर की तरफ काम करेगा। तो जब ये ऊपर की तरफ काम करेगा तो इसका मतलब फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से आप करंट की डायरेक्शन आपको ये महसूस होगी कि इस आर्म में ये इंटर कर रही है। राइट हैंड रूल आपको पता है कि थंब जो है ये फोर्स की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, फोर फिंगर जो है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है, और ये जो आपकी मिडिल फिंगर है ये करंट की डायरेक्शन
रिप्रेजेंट करती है। ठीक, तो यहाँ करंट आपकी देखिए लेफ़्ट टू राइट मूव कर रही है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि करंट जो है लेफ़्ट आर्म से होते हुए राइट आर्म से बाहर निकल रही है, यानी कि लेफ़्ट से एंटर कर रही है और राइट से आउट हो रही है, ऐसा आपको फील हो रहा है। तो ये जो दोनों आर्म से करंट इन और आउट हो रही है, इनको हम क्या किए हैं, स्प्लिट रिंग से कनेक्ट कर दिए हैं। तो स्प्लिट रिंग अब जैसे ही आपका ये आर्मेचर यानी हाफ रोटेशन के बाद नेक्स्ट हाफ रोटेशन करता है, अब फिगर सेकंड में समझ लीजिए, तो ये जो अभी आपकी भुजा ऊपर जा रही थी वो क्या हो रही है, अब वो नीचे जा रही है, यानी कि अब ये भुजा नीचे जा रही है और जो नीचे थी वो ऊपर आ रही है। मीन अब करंट जो है, यानी कि जो भुजा ऊपर जाएगी उसी में तो करंट इंटर करता हुआ फील होगा। तो इसमें देखिए फिर से जो लेफ़्ट की तरफ आर्म आ गई उससे करंट इंटर कर रही है, जो राइट की तरफ आर्म है उससे करंट आउट गोइंग हो रही है। तो ये किससे कनेक्टेड है, स्प्लिट रिंग से कनेक्टेड है। यानी कि जब आपकी आर्मेचर घूमती है तो स्प्लिट रिंग भी घूमती है। स्प्लिट रिंग कार्बन ब्रशेस से अटैच है। तो ये कार्बन ब्रश क्या कर, ब्रश जैसे आप देखते हो ना कि सिर्फ उस पर क्या करते हैं, ये सिर्फ चिपके रहते हैं, मतलब फिक्स नहीं रहते, मतलब ये सरकते रहते हैं। जैसे जैसे ये आपकी स्प्लिट रिंग मूव करती है वैसे वैसे ब्रश सरकते रहते हैं। तो ये आपका क्या हुआ, ये सेकंड फिगर से भी यही आपको मिला, आउटपुट यही मिला कि करंट जिधर से जा रही थी उधर से ही, यानी कि करंट की पोजीशन नहीं चेंज हो रही है। यानी जैसे करंट पॉजिटिव डायरेक्शन से जा रहा है तो पॉजिटिव से ही जा रहा है, नेगेटिव से नहीं जा रहा है। मीन आप कह सकते हैं कि एक तरह से ये, यानी कि एक तरह से क्या है, यही डीसी करंट है। डीसी में क्या होता है कि अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही और या नेगेटिव है तो नेगेटिव ही। मीन अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ आसानी से बना सकते हैं कि जैसे ये आपका स्टार्ट हो रहा है जीरो पे, आपका ईएमएफ यानी कि वोल्टेज क्या है, जीरो। जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाते हो, मीन जैसे जैसे रोटेशन कंप्लीट होने को होता है, जैसे एंगल 90 डिग्री अगर आर्मेचर बना लिया है तो उस समय क्या होगा, ये मैक्सिमम आपको वोल्टेज देगा। बट जैसे जैसे फिर 180 की तरफ बढ़ रहा है वैसे 180 पे आके फिर जीरो हो गया, फिर 180 से फिर स्टार्ट किया तो फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है, फिर जाके ये फिर आपका 360 पे फिर जीरो हो जा रहा है। इस तरह से आप देखोगे कि जैसे अप डाउन, इसमें अप डाउन नहीं होता, इसमें सिर्फ अप अप और डाउन डाउन, यानी कि एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में पॉजिटिव चाहे हो या नेगेटिव हो, उसी में आपकी ये वेवफॉर्म मिलती है। आपको आउटपुट यानी कह सकते हैं कि आपको डीसी आउटपुट मिलता है। तो कंक्लूजन यही है कि डीसी आउटपुट किसकी वजह से मिलता है, जबकि कंस्ट्रक्शन सिमिलर है। एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर का कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट ड्यू टू स्प्लिट रिंग वी फाइंड डीसी आउटपुट इन या बाय डीसी जनरेटर। हम स्प्लिट रिंग के द्वारा, यानी यही एक अंतर है कि इसमें स्प्लिट रिंग लगा होता है, डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग लगा होता है, जिसकी सहायता से हम डीसी आउटपुट प्राप्त करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।